नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 25 के सवालों को लिया था, 25वें एपिसोड के सवालों को लिया था। कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें आज के इस एपिसोड में लिया जाएगा और फिर 26वें एपिसोड के भी कुछ सवालों को यहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दे दिया जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। पर्सनल आपके ही जीवन से रिलेटेड यदि कोई सवाल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है, उदाहरण के तौर पर मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, तो ऐसे सवालों के जवाब फिलहाल इस सवाल जवाब की सीरीज में नहीं दिए जा सकते। हाँ, यदि आप कोई सार्वजनिक सवाल करते हैं, यदि कोई ऐसा सवाल करते हैं जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, उसका जवाब इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक यदि सुनना चाहें तो ऐसे सवाल का स्वागत है। आपके जो पर्सनल सवाल है, जैसे कि मेरी शादी कब, मेरी नौकरी कब, ये जो सवाल है इन्हें भी लिया जाएगा। अलग से लाइव सेशन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सवाल जवाब की सीरीज में ये पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लिए जा रहे हैं। चलिए, आज का पहला जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। 25वें एपिसोड का प्रश्न है। कार्तिक पटेल जी सवाल करते हैं, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश एक साथ 4th हाउस में हो तो उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं, और 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में मतलब 8वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग माना जाता है क्या, और उनका अर्थ धारण कर सकते हैं क्या। थैंक यू। ओके कार्तिक जी, देखिए, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश इन तीनों का कुंडली में कहीं भी साथ में आकर के बैठना, इवन अच्छे भाव में साथ में आकर के बैठना बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। इसे लक्ष्मी नारायण योग का भी नाम दिया जाता है कि बहुत ही अच्छी युति। यदि किसी भी बेस्ट युति को निकालेंगे ना तो सबसे बेस्ट यदि युति या बेस्ट कंजंक्शन में इसी को मानूंगा, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का कहीं साथ में आकर के बैठना। एक बात जरूर देख लीजिएगा कि ये तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में ना हो, नीच राशि कोई भी ना हो। यदि कहीं भी ये साथ में आकर के बैठे हैं तो तीनों के लिए नीच राशि उस जगह पर ना हो, उस घर पर ना हो। शत्रु राशि चलेगी, नीच राशि नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों साथ में आकर के बैठते हैं और चौथे भाव में आकर के बैठते हैं, जैसा आपका चौथे भाव का सवाल है, तो देखिए चतुर्थ भाव क्या है। चतुर्थ भाव है सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, लग्जरी लाइफ। तो ये सब जो है वो जातक को मिलता है। वो खुद की मेहनत से भी ये सारी चीजें कमाता है, माता पिता से भी उसे मिलता है। यदि माता पिता से नहीं भी मिलता है तो खुद की मेहनत से मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जायदाद, भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ वो बना लेता है। इवन 10th हाउस पर भी इन सारे तीनों ग्रहों की दृष्टियां जब पड़ेगी तो जो 10th हाउस है वो भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट होगा। 10वां भाव क्या है? आपके कर्म का स्थान है, नौकरी का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है। यदि कुंडली में व्यवसाय के योग है तो इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। यदि व्यवसाय के योग नहीं है तो बहुत अच्छी नौकरी करके बहुत उच्च पद हासिल कर सकता है। तो इस तरह के योग होते हैं। बहुत अच्छी बात है तीनों का साथ में आकर के बैठना। फिर आपने कहा कि 12वें हाउस का लॉर्ड अगर 8वें हाउस में चले जाए तो क्या विपरीत राजयोग है? तो हाँ, ये विपरीत राजयोग का एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो करना पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि लग्नेश की स्थिति भी कुंडली में कहीं अच्छी होना जरूरी है। आप मेरे विपरीत राजयोग का वीडियो देखिए, उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि विपरीत राजयोग सचमुच में कैसे बनता है। हो सकता है कि 12वें या 6वें या 8वें भाव का स्वामी इन तीनों ही भाव में कहीं पर बैठा हो तो भी विपरीत राजयोग ना हो। तो इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप विपरीत राजयोग के नाम से इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, उसे आप देखिए। हाँ, यदि विपरीत राजयोग बनता है तो उसका रत्न जरूर से आप धारण कर सकते हैं। कार्तिक जी के बाद आशीष जोशी जी मुझसे सवाल करते हैं। हेलो गौरव जी। हेलो आशीष जी। कुंडली के सभी ग्रह 7.5 गोचर या दशा के अलावा डेली बेसिस में भी एक साथ अपना फल देते रहते हैं क्या? मैं सभी ग्रहों की बात कर रहा हूं। इन्होंने अलग से ब्रैकेट में लिखा है। कोई भी घटना बनने का कारण क्या दशा, गोचर या 7.5 के अलावा भी हो सकता है? जवाब अगर हाँ है तो समझाएं। देखिए आशीष जी, गोचर 7.5 की जो आपने बात की ना, ये क्या, ये भी गोचर है। तो 7.5 को आप अलग से यूज ना करें वर्ड को। भाई शनि का गोचर चंद्र पर आता है या एक भाव पीछे आता है, एक भाव आगे भी आता है, तो 7.5 का निर्माण होता है। 7.5 ऑल्सो 7.5 भी गोचर है।
तो हम केवल गोचर और दशाओं की बात करते हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा और फिर गोचर ऑब्वियसली। तो देखिए कोई भी घटना यदि बनती है तो वो इन्हीं की वजह से बनती है, गोचरों की वजह से बनेगी या फिर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब की वजह से बनेगी। सामान्य तौर पर तो आपके ग्रह वैसे के वैसे ही बैठे होंगे जैसे वो लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं। अब वो तो जन्म से बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी शादी होती है, जन्म से तो शादी होगी नहीं, आपकी शादी एक समय पर होगी। उस समय की घटना को हम कैसे निकालेंगे? आपके गोचर से निकालेंगे। आपकी नौकरी लग रही है, उस घटना को हम आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर गोचरों से भी निकालेंगे। एक्सीडेंट होने वाला है किसी का, वो भी इसी तरह से निकाला जाता है, गोचर या दशा, अंतरदशा वगैरह से। तो जो भी घटना होती है उसे तो गोचरों से ही निकाला जाएगा या दशा, अंतरदशा से या इस पद्धति से निकाला जाएगा। केवल वो जो ग्रह बैठे हैं उनसे किसी घटना को आप नहीं निकाल सकते, और वो घटना होती भी नहीं है। यदि गोचर नहीं हो तो घटना नहीं होगी। लेकिन आपने ये कहा कि क्या ये अपने अपने फल देते हैं, तो हाँ, सारे ग्रह बैठे हुए हैं, भले ही दशा उनकी ना चले लेकिन उनके फल तो मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आपके जस्ट पहले एक सवाल लिया था कि लग्नेश, पंचमेश और जो भाग्येश है या नवमेश है, यदि साथ में आकर के बैठते तो इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी। तो भौतिक सुख सुविधाएं उसे आजीवन रहेगी, ये चीज सही है। लेकिन ये हो सकता है कि भाई वो व्यक्ति जो है वो बिजनेस कब सेटल करेगा, तो ये हमको गोचर से देखना है। या बिजनेस वो बाहर विदेश में करेगा या फिर वो अपने ही देश में करेगा, ये हमें गोचर या दशाओं से देखना है। या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती है, नौकरी कब लगेगी या नौकरी में स्थानांतरण कब है, प्रमोशन कब है। भाई आज वो नौकरी कर रहा है, उसके पास सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास है, लेकिन प्रमोशन कब होगा? अब ये घटना है प्रमोशन, तो इसे हमें गोचरों से देखना है, दशा, अंतरदशाओं से देखना है। तो ये जो है घटनाएं गोचर, दशा, अंतरदशा से देखी जाती है। और सामान्य तौर पर कोई भी ग्रह हो वो अपने अपने फल देते हैं जो उन्होंने कुंडली में प्रॉमिस करके रखा है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण देकर के समझाया तीनों की युतियों को लेकर के। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि और भी कोई डाउट है और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी प्रश्न से रिलेटेड, या फिर और भी कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। इनके बाद अमित गुप्ता जी मुझसे सवाल करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते अमित जी। सर, अगर कोई योगकारक ग्रह जैसे कि लियो लग्न में गुरु अगर कुंडली के 6वें या 8वें भाव में प्लेस्ड हो और सूर्य से अस्त हो, तो ऐसी कंडीशन में गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं क्या? देखिए अमित जी, मैं बार बार ये समझाते रहता हूँ, इस प्रश्न का जवाब देते रहता हूँ। लगभग इस तरह के प्रश्न आते हैं कि तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में कोई भी ग्रह सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देता। तो यदि अच्छे फल नहीं देता तो उसके रत्न आपको नहीं पहनना है। एक स्थिति देख लीजिए कि क्या विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है। अक्सर तो मारक ग्रहों के द्वारा ही विपरीत राज्यों की स्थिति बनती है, लेकिन कभी कभार योग कारक ग्रहों के द्वारा भी विपरीत राज्यों की स्थिति बन जाती है। तो आप ये देखिए कि क्या विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है। यदि विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है तो आप बिल्कुल रत्न पहन सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यदि कोई ग्रह विपरीत राज्यों को नहीं बना रहा है, चाहे वो योग कारक हो चाहे वो मारक हो, उसका रत्न आपने नहीं पहनना है। अमित जी के बाद विनोद जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर जी प्रणाम। प्रणाम विनोद जी। मुझे ये पूछना है कि यदि गुरु जो किसी कुंडली में समग्रह है और लग्न में ही विराजमान है और उनकी डिग्री 10 हो और पुखराज पहनने का खर्च न कर पाए, तो क्या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गुरुदेव स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर सुनहला रत्न धारण करना चाहिए? विनोद जी, सबसे पहले तो आपने बताया कि 10 डिग्री है। 10 डिग्री यदि है तो रत्न क्यों पहनते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में कोई भी ग्रह पावरफुल हो जाता है, तो रत्न पहनने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। फिर भी आप चाहते हैं कि पहनना ही पहनना है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं, लेकिन आप सुनहरा रत्न जरूर से धारण कर सकते हैं। इससे भी अच्छी बात यह है कि आप जो है गुरुवार के दिन पीला खाइए, कलर थेरेपी यूज कीजिए, पीला खाइए, पीला पहनिए, पीली चीज का डोनेशन ना कीजिए गुरुवार के दिन स्पेशली। तो ये जो है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपको रत्न पहनने की जरूरत यहाँ पर नहीं है यदि 10 डिग्री के गुरुदेव हैं तो। चलिए, इनके बाद जो है वो अनिर्बन मंडल जी मुझसे सवाल करते हैं, शुक्र का रत्न जरकान या शनि का रत्न नीलम एक साथ पहनना है तो कौन सी फिंगर में पहने? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए,
मैं हमेशा कहता हूं कि जो रत्न होते हैं वो सीधे हाथ में सबसे पहले तो पहना, सीधे हाथ की फिंगर्स में पहना है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि शनि का रत्न भी मिडिल फिंगर में पहना जाएगा, शुक्र का रत्न भी मिडिल फिंगर में पहना जाएगा। आप करें क्या, दो अंगूठियां पहनते हैं तो कभी कभी खराब लगती है, तो मैं यहाँ पर दो रास्ते स्पेशली बताता हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि जो शुक्र का रत्न होता है उसे आप अंगूठे में भी पहन सकते हैं, आपके थंब में भी पहन सकते हैं, थंब रिंग बना करके पहन सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं शुक्र यहाँ पर, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार इसी के नीचे शुक्र पर्वत होता है। तो ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। यदि शुक्र का रत्न आपने थंब में पहना हुआ है तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर आप शनि का रत्न मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि भाई थंब में नहीं पहनना है, तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि मिडिल फिंगर में ही आप अपने ज्वेलर से कहिए कि 2 मुंह का अंगूठी बनाए। आजकल तो बहुत अच्छे स्टाइल में अंगूठी बन जाता है, 2 मुंह का अंगूठी बन जाएगा, रिंग एक ही रहेगा, उसके मुंह 2 हो जाएंगे, बड़े खूबसूरत तरह से वो बनाएंगे और आपको वो दे देंगे, पहना देंगे, तो अच्छा भी लगेगा। रही बात क्या उल्टे हाथ में पहन सकते हैं कि नहीं, तो देखिए ऐसा है कि हम भारत में रहते हैं, भारत के निवासी जो हैं, हालांकि आजकल जो सुबह के समय शौचादि क्रिया की जाती है उसमें उल्टे हाथ का यूज किया जाता है, आजकल भी किया जाता है, पहले ज्यादा किया जाता था। अभी क्या हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर ज्यादा आ गया है, अब उल्टा सीधा एक समान हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट तौर पर इसका लॉजिक समझा रहा हूं। अब यदि इस तरह से यूज किया जाता है तो उस हाथ को, उल्टे हाथ को हम पूजा पाठ में या किसी अच्छी चीज में यूज नहीं करते हैं। अब जहाँ वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर उल्टे हाथ में पहना दिया जाता है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ना यूज़ करते हुए वो लोग भारतीय शैली को ही यूज़ करते हैं शौचादि क्रिया में। इस वजह से मैं अधिकतर लोगों को उल्टे हाथ में पहनने की सलाह नहीं देता हूँ, सीधे हाथ में ही पहनने की मैं सलाह देता हूँ। यदि वेस्टर्न कल्चर आप लोगों का है तो आप उल्टे हाथ में भी पहन सकते हैं किसी भी रत्न को। तो मैंने आपको ये लॉजिक भी समझा दिया। अनिर्बन जी के बाद स्मिता कुलकर्णी जी मुझे सवाल करती हैं, नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी। अगर कुंडली में राहु और गुरु एक साथ बैठे हों और राहु तो वक्री होके 16 डिग्री लेके बैठा हो और गुरु 25 डिग्री लेके बैठा हो, तो ये क्लोज कंजंक्शन में नहीं है और ये दोनों ही मीन राशि में विराजमान हैं, तो क्या जो राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है तो जातक को दीर्घायु योग होता है क्या? स्मिता जी, आपने सवाल जो ये किया कि गुरु और राहु साथ में बैठे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। आपका मेन सवाल ये है कि राहु का दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है, तो क्या दीर्घायु योग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठे, चाहे वो चंद्र के साथ बैठे, चाहे गुरु के साथ बैठे, चाहे क्लोज कंजंक्शन करे चाहे ना करे, भले ही क्लोज कंजंक्शन में भी होता तो भी यहाँ पर दीर्घायु योग होता, क्योंकि सीधी सी बात है, शनि या राहु का दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाना या किसी भी तरह से प्रभाव अष्टम भाव या अष्टमेश पर हो जाना शनि या राहु का, ये दीर्घायु योग बनाता है। अब ये भी हो सकता था कि गुरु अष्टमेश ही हो जाते, तो गुरु के साथ राहु का बैठना तो दीर्घायु योग खुद ही हो जाता। यहाँ पर गुरु चंडाल योग नहीं, इवन ये तो दीर्घायु योग बना देता गुरु और राहु का साथ में बैठना। तो राहु का प्रभाव, राहु का दृष्टि यदि अष्टम भाव अष्टमेश पर होता है तो दीर्घायु योग हो जाता है। यहाँ पर क्लोज कंजंक्शन से कोई मतलब नहीं है। स्मिता जी के बाद श्रीधर ज्योति जी मुझसे सवाल करते हैं कि क्या कोई ग्रह 1 डिग्री पर होता है तो वह अपने से 1 घर पीछे का परिणाम देता है? बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई ग्रह 1 डिग्री इवन 0 डिग्री में भी होता है तो उसी घर के फल दे सकता है जिस घर में वो है। हालांकि 0 डिग्री में उसके पास फल देने की क्षमता नहीं होती, लेकिन आप यदि कृत्रिम रूप से उनका रत्न पहन रहे हैं, उन्हें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी घर के फल देंगे जिस घर में वो बैठे हुए हैं, और 1 डिग्री में भी उसी घर के फल देते हैं। अगेन स्मिता जी मुझे सवाल करती है, नमस्ते सर। अगर पंचमेश रवि ग्रह होके सप्तम में तुला राशि में स्थित हो गए तो रवि यानी कि सूर्य नीच के हो गए, सही बात है। क्या ये जातक की शादी का योग बार बार बनाएंगे? क्या प्लीज विस्तार पूर्वक बता दीजिए, या ये क्या नीच के सूर्य का क्या फल मिलेगा सप्तम स्थान में? देखिए स्मिता जी, सप्तम स्थान में चाहे नीच के सूर्य हों, चाहे उच्च के सूर्य हों, चाहे वो सम सूर्य बैठे हों, या फिर सप्तम भाव पर प्रभाव वो डाल रहे हों, यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य एक ऐसे ग्रह है, मन केतु भी ऐसे ग्रह हैं जो रिलेशनशिप को ब्रेक करने का काम करते हैं। शादी भी रिलेशनशिप होता है, शादी के पहले भी रिलेशनशिप हो सकती है, अफेयर्स हो सकते हैं, या सगाई भी इवन हो सकती है, सगाई भी एक रिलेशनशिप है। तो ये जो सूर्य और केतु होते हैं उसे ब्रेक करने का काम करते हैं। यदि सूर्य होते हैं तो इंसान का, सूर्य केतु यदि साथ में भी बैठ गए तो इंसान का रिलेशनशिप ब्रेक होता ही होता है, ये तय है। मैं ये नहीं कह रहा शादी ब्रेक होती है, रिलेशनशिप तो ब्रेक होगा, चाहे वो अफेयर हो सकता है, चाहे वो सगाई हो सकता है, और शादी भी हो सकता है।
अब मेरा कहना ये बनेगा कि यदि पहले कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है भूतकाल में और आज शादी चल रही है या शादी करना चाह रहे हैं, तो कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। यदि कुंडली मिलती है जातकों की तो रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा, अच्छे से कुंडली मिलान कर लेना चाहिए। और यदि कुंडली नहीं मिलती है तो 100% ब्रेक होगा। अब रिलेशनशिप यदि ब्रेक होता है यंग एज में तो ऑब्वियसली शादी तो करना ही है ना दूसरी, फिर दूसरी शादी करेंगे उसमें कुंडली मिलान नहीं होगा, फिर दूसरी शादी करना पड़ेगी। तो यहां पर जो है कुंडली मिलान करके शादी कीजिए। फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रेक होना तय है यदि सूर्यदेव बैठे हुए हैं या प्रभाव डाल रहे हैं किसी भी तरह सप्तम भाव में। वो सगाई भी फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकती है, वो अफेयर भी हो सकता है और शादी भी हो सकता है। लेकिन कुंडली मिलान करके शादी यदि करते हैं तो शादी ब्रेक नहीं होती, मैं ये कहूंगा। उसके पहले कुछ ब्रेक हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, और वो तो होता ही है, वो तय है। या डिले भी इवन शादी हो जाती है सूर्यदेव के कारण से, सूर्यदेव के सप्तम भाव में प्रभाव डालने के कारण से। तो हाँ, बार बार शादी हो सकती है, कुंडली मिलान करके शादी आप करवाइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इतने सवालों के जवाब देने का प्रयास किया मैंने सटीकता के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो जो प्रश्न रह गए उन्हें आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। नमस्कार।